यात्रीजन कृपया ध्यान दें, यह एक संस्कारी वीडियो है जो सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल परे है। यदि आप संस्कारहीन हैं तो आपके लिए एक चेतावनी। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बहुत गर्मी पड़ रही है यार, बहुत गर्मी। पर थोड़ी सी ठंडक मिल जाती तो कसम से मजा आ जाती। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीट और आप देख रहे हैं पंच बीट। अब जबकि हाथ गंदे करना एक डेली रूटीन बन चुका है और कोरोना ने जब सबको झुका दिया है, अबे यहाँ झुकाने का मतलब डोमिनेट करने से है, साला वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, कुछ की तो हाथ दीवार पे टिकवा दिए इसने। हाँ, इस बार मेरा वही मतलब है। मुझे लगा इस मौसम में थोड़ी बकचोदी तो बनती है, हैशटैग मौसम बकचोदी का। तो मुझे लगा क्यों ना एक यूट्यूब वीडियो बना ली जाए, जो कि आजकल ये करने का सबसे आसान तरीका है। तो लेट्स बिगिन। टाइटल लेके तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है इंडिया की दो सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज यानी कि कमांडो वर्सेस बागी। लेकिन उससे पहले पॉइंट टू बी नोटेड दैट मैं इसमें इस मूवी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब तुम पूछोगे क्यों? मैं कहूँगा सिंपल है यार, ये चूतिया है। अब तुम में से कुछ बैले बुद्धि कहेंगे कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज तो क्रिश है ना। उनके लिए मैं बता दूं कि लल्ला वो सुपर हीरो फ्रेंचाइज है, वो इसमें काउंट नहीं होती। बागी फ्रेंचाइज को इंडिया में एक्शन की मां कहा जाता था इस बकलोली से पहले। इसके आने के बाद ना इनकी प्रॉपर चुत गई, पर कमांडो थी ये सही खेली गई। अब खराब रेटिंग होने के बावजूद भी दिल से निकलता ही नहीं कि फिल्म खराब है। पिक्चर देखने के बाद एक सेटिस्फेक्शन रहती है और मजा भी आता है। कभी कभी लगता है क्रिटिक्स साले क्या माल फूक के जाते हैं, ये सब कहानी और प्लॉट की गांड में अपना सर इतना घुसाए रहते हैं, एंटरटेनमेंट दिखता ही नहीं इनको। वैसे इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा क्रेजी बट ओरिजिनल एक्शन सीन, गजब का बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म में कास्टिंग कमाल की एक्टिंग, खासकर गुलशन देवी तो क्या तारीफ करूं। बस इतना जान लो, जिस तरह मिस्टर हीथ लेजर ने जोकर में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी थी, उसी तरह इन्होंने भी अपनी एक्टिंग से फिल्म में बवाल मचा रखा है। इनके बिना फिल्म पूरी तरह से अधूरी है। वैसे हम यहाँ वर्सेस मूवीज का नहीं बल्कि इनके लीड कैरेक्टर्स यानी कि करणवीर डोगरा एंड रोनिका करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही काफी अलग हैं। कमांडो सीरीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और बाकी सीरीज की सारी मूवी बिल्कुल अलग है। पहले में साले की जीएफ किडनैप हो जाती है, दूसरे में बेटी और तीसरे में तो भाई बहनचोद लगता है में खुद ही किडनैप हो जाएगा। खैर हमें क्या, पहले इन मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाकी के डायरेक्टर हैं अहमद खान, हाँ वही कोरियोग्राफर। इन्होंने डायरेक्शन के साथ साथ एक्शन डिजाइन भी किया है थर्ड पार्ट में। चलो डायरेक्शन तक तो मान लिया ठीक है, लेकिन अब एक कोरियोग्राफर से एक्शन डिजाइन कराओगे तो टट्टी का टमाटर थोड़ी ही बन जाएगा। कमांडो की हर मूवी का डायरेक्टर अलग ही रहा है। पार्ट 2 को डायरेक्ट किया है देवेन बोजानी ने, जो कि इनकी पहली फिल्म थी। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एवरेज रेटिंग मिली थी। पहली को डायरेक्ट किया है दिलीप जोशी ने, जो की ज्यादातर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और कमांडो इनकी पहली फिल्म थी। इससे पहले एक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, जो की इनकी पहली फिल्म में बखूबी दिखा है। पार्ट 3 को डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने, जो की इनकी पहली फिल्म नहीं है। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे कमांडो में एक्शन डिजाइन और एक्शन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। समझ रहे हो ना, ये झेले होते हैं, इन्हें पता है एक्शन मूवी कैसे बनाते हैं। और की तरह नहीं कि पोटी पे धन्ने छिड़क के ले आए। तो अब ज्यादा डीप में नहीं न जाएंगे, बड़ा एकल यूपीएससी के पेपर में आना है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब तक जो मैंने बोला उसमें से बड़ा कुछ आना है। अब अपने अगले मुद्दे की बात करें तो यह जान लेते हैं कि कौन कैरेक्टर किस साइड के लड़ता है। अब जैसा कि आपने रोनी भैया को देखा है और आप जानते भी होंगे, ये केवल उन्हें पीटते हैं जो केवल इन्हें या इनके परिवार को दिक्कत देते हैं। पर वहीं करण डोगरा साहब दोनों देश और पर्सनल रीजंस के लिए लड़ते हैं और कभी कभार गुस्सा निकालने के लिए भी। 1 साल का गुस्सा है, तूने निकालने का मौका दे दिया। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफिसर के बंदों को भी मारे हैं। हाँ जानता हूँ मूवी की कहानी में रोनी भैया ने ही मारा है, पर वो अवॉइडेंस पॉलिसी बहुत अपनाते हैं। जैसे कि एक्स ने बोला रुक जाओ तो रुक गए। पर ठीक यही डोगरा साहब के केस में ऐसा नहीं था। भले ही एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए मारे हैं, पर किसी एक को नहीं कलेक्टिवली मारे हैं, वो भी एक बार नहीं बार बार लगातार। बल्कि एक बात तो बीआई के हेड पर बंदूक तान दी थी, वो भी सबके सामने उन्हीं के ऑफिस में, केवल इसलिए कि उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। और तो इस सिविलियंस को भी कुत्तों की तरह मारे हैं, लेकिन सिर्फ बुरों को। इन शॉर्ट ये जान लो, तुम इन्हें कहीं भी कुछ गलत करते हुए मिल गए और ये जरा सा भी गुस्से में हुए तो ये झुकाकर ले लेंगे तुम्हारी, वो भी पब्लिकली। इन्हें फर्क नहीं पड़ता जगह कौन सी है, तुम्हारा घर, ऑफिस, बस स्टैंड या गली का नुक्कड़ जहाँ तुम रोज 3 बच्चे इकट्ठे हो। इन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। कोई इनसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो पता है क्या कहेंगे, कहकर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब खुद नहीं कहते हैं पर इनमें कॉन्फिडेंस बोलता है। वही रोनी भैया की बात करें तो वो भी सिविलियंस को मारे हैं, पर जैसे कि तुम जानते हो वो अवॉइडेंस पॉलिसी बहुत अपनाते हैं। अब एक लाइन में कहूँ तो सारे दोनों हरामी हैं, कोई सा सीधा नहीं है यहाँ। अब अगर दोनों की कभी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फाइट हुए तो कौन जीतेगा?
इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि दोनों की फाइटिंग स्टाइल क्या है। तो शुरुआत करते हैं करण डोगरा से। जैसा कि हम जानते हैं और ये बात कंफर्म भी होती है, करण डोगरा इंडियन आर्म फोर्सेज में पैरा कमांडो रह चुके हैं, जिसके बाद वो स्पेशल सेल का भी हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी काम कर चुके हैं और अभी आईबी और रॉ के लिए काम करते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा, इनके पास है ट्रस्टवर्दी दोस्त और बैकअप टीम जो इन्हें कहीं से भी निकाल सकती है। ये ज्यादातर अपने लड़ने का स्टाइल क्लीन और कॉम्पैक्ट रखते हैं, ज्यादा सामान कैरी नहीं करते हैं, पर हाँ गन्स का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं और करते भी हैं। जैसा कि इन्हें ट्रेनिंग मिली है, ये अपने से ज्यादा अपने मिशन पे ध्यान देते हैं। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो इतना तो जान ही गए हो गए कि रॉनी भैया के हिसाब से बहुत ज्यादा है इनके पास। ये देश के लिए काम करते हैं लेकिन अपने तरीके से, रूल्स और सिस्टम में ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अबे जब किए थे तब पूरे 1 साल तक झेले थे। देशभक्त हैं, चूते थोड़ी बार बार करेंगे। कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि देखिए, डॉक्टरों के इलाज से ये ठीक होगा नहीं, वायरस को फैलने से रोक पाएंगे नहीं। एक ही रास्ता है, जिस कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुझे संकल्प दे देंगे कि मेरे देश को आप मुक्त कीजिए कोरोना वायरस से, उस देश का सारा जो वायरस है उसको मैं दैवी शक्तियों से मैं ख़त्म कर दूंगा और आगे मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा। वो देश मुक्त हो जाएगा। अब जहाँ रही रोनी भैया पार्टनर वाले की बात, तो कलरीपट्टू सीखे हैं और उसे ही यूज करते हैं, जो कि केरला का एंशिएंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट और काफी डेडली माना जाता है। और अगर किसी को ना पता हो तो बता दूं, इंडियन पैरा कमांडो ट्रेनिंग में कलरीपट्टू, सलवाट, कारमगा और जीत पूंज जैसी 6 अलग अलग फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। अबे अच्छों की गांड गले तक आ जाती है ट्रेनिंग में, और करना ही पड़ता है। देश की सिक्योरिटी का सवाल जो है, थोड़े को पबजी का स्कोर की कोई भी चूतिया मुंह उठा के आ जाएगा। और बात करें रोनी भैया पार्ट 2 वाले की, तो वो भी एक पैरा कमांडो है। शॉर्ट टाइम प्लानिंग में उनको महारत हासिल है और बस 2 बंदूकों से पूरे ग्रुप का शमशान घाट बना सकते हैं और कई बार तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। और सामने वाले को मारने के लिए निहत्ते जाते हैं, ये जानते हुए भी वहाँ भी पूरी फौज होगी। हाँ जानता हूँ हथियार यूज करते हैं, पर वो भी सामने वाले के कोई भोसड़ी क्या उखाड़ ले इनका। अब देखा जाए तो हम दोनों की फाइटिंग स्किल को कंपेयर करते बस 19-20 का फर्क आएगा और यहाँ किसी को आगे रखना तो गलत होगा। तो अपने लास्ट और थोड़े सेंसिबल पॉइंट की बात करें तो आता है कि किसका लड़ने का स्टाइल मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच देता है, मोस्ट बिलीवेबल क्या है इनके फाइटिंग स्टाइल में। अब चलो रोनी भैया की बात कर रहे हैं तो इन्हीं शुरू कर लेते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में कहावत है वर्ल्ड वाइड कि जिस बंदे के पास हायर ग्राउंड होते हैं उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो, मैं इन मूवी की यहाँ कमी निकालने नहीं आया हूँ, और बस 1-2 चीज जान लो। जैसा कि हेलीकॉप्टर वाले सीन में रोनी भैया होते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठा बंदा बस एक चीज का इंतजार कर रहा होता है, कब रोनी भैया आएंगे और हमें मारेंगे। अबे मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास हाई ग्राउंड था, इंतजार किस बात का, किसी दिखता ही खोपड़े में गोली मारे होते। वैसे कमांडो मूवी में भी एक ऐसा सीन आता है जब करण साहब 3 गोली खाने के बाद ऊंचाई से गिरते हैं, और ऐसा गिरते हैं कि क्या ही बोलूं। चलो मान लिया कि मरा नहीं, पर कुछ महीनों के लिए आदमी लंगड़ा लूला हो जाता है। भोसड़ी की झेला है मैंने। अब बात करते हैं इनकी फाइटिंग स्टाइल की रियलिज्म की, तो इन्होंने हायर ग्राउंड का बखूबी फायदा उठाया है। अबे फिल्म का हीरो है, उठाएगा नहीं तो और क्या करेगा। वो बात रहे, कभी कभी लगता है दूसरा अपोनेंट इनकी गोली खाने का ही इंतजार कर रहा है। और रोनी भैया की बात करें तो करण से ज्यादा इंजर्ड होते हैं। जिस इंटेंसिटी से ये इंजर्ड होते हैं करण कभी भी नहीं हुआ। वो तो ऐसे घर में जाके भी लोगों को मारते हैं, इसके बारे में वो जानता भी नहीं है। हाँ करण को भी इंजरी होती है, पर वो रोनी तरह मरने नहीं लगता। इस तरह से रोनी पे थकान दिखती, करण पे कभी भी नहीं दिखी। वो तो मूवी में 2nd फ्लोर से गिरने के बाद भी आराम से लड़ रहा है। मेरे सीढ़ी पे पैर फिसलने से लोड़े लग गए थे, सोचो दूसरे माले से गिरा होता तो क्या होता। तो अब रिजल्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर लोग बागी को ओवररेटेड कहते हैं तो कमांडो भी थोड़ी है। डोगरा साहब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच गए हैं, तो हमारा रोनी भैया कौन से कम है, गोली खाने के बाद भी मरे नहीं। इनकी हाइपोथेटिकल फाइट की बात करें तो मुझे के तौर पे करण साहब जीतेंगे। अबे क्योंकि सिंपल है यार, जो साबुन, किताब, कार के वाइपर, खुद की शर्ट बस स्टैंड पे लगी लाइट से सामने वाले आदमी की ले लेता है, उनको इनसे पीछा छुड़ाने में बस थोड़ी सी मुश्किल होगी। और ये बात ध्यान देना, मैंने ये डिसीजन बागी 2 के हिसाब से लिया है, क्योंकि पार्ट 2 वाले रोनी भैया सबसे पावरफुल जो दिखाए गए हैं, लेकिन वहीं अपने डोगरा साहब वो तो हर मूवी में सेम है। और हाँ, आगे के डिसीजन अगले पार्ट के हिसाब से लिए जाएंगे, पर इस बार के लिए तो यही जीतते हैं। मगर आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं और किस किस का वर्सेस या एक्सप्लेनेशन देखना है, सुनना चाहेंगे मेरे से। नहीं करूंगा तो अपने मन की, पर फिर भी बता देना। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कुछ भी देख के अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। अब इतना देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी मार दो चैनल को, और ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और देखते रहिए पंच बीट। वैसे तो बेड पे लेफ्ट में सोएगा या राइट में? सेंटर में।